36 तक के समय को प्रेमचंद प्रसाद युग माना गया है, ठीक ना? कहानी के संदर्भ में। अब हम लोग कोई बताइए प्रेमचंद प्रसाद युग के बारे में, प्रेमचंद के बारे में, प्रसाद के बारे में, या क्यों इसका नाम प्रेमचंद प्रसाद युग पड़ा? हाँ, हाँ, बताइए। तो देखिए 1915 ईस्वी के 1915 ईस्वी के आसपास हिंदी कहानी में दूसरे चरण का आरंभ दिखाई पड़ता है। पहला चरण क्या था? प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी युग या प्रेमचंद पूर्व युग कह सकते हैं, जिसमें हम लोग को आदर्शवाद, सुधारवाद और उसने कहा था जैसी कहानी देखने को मिलती है। तो प्रेमचंद और प्रसाद पहले से लिख रहे थे, जैसे प्रेमचंद 1907 से लिख रहे थे और 1910 के आसपास से प्रसाद भी सक्रिय हो गए थे लेखन में। लेखन कहने का मतलब अ, कहानी कहानी को लिखने के लिए, ठीक ना? तो प्रेमचंद और प्रसाद दोनों अलग-अलग धारा मतलब अलग-अलग विधाओं के कवि थे। कहानी विधा लिख रहे थे, लेकिन अलग-अलग शैलियों में लिख रहे थे। विभिन्न शैलियों के ये दोनों कहानीकार थे, ये लेखक थे। और 1910 के आसपास से ये दोनों लिखना प्रारंभ किए थे। लेकिन उस समय ये जो लिख रहे थे तो शैशवावस्था थी, मतलब बचपना था कह सकते हैं एक प्रकार से। उनकी जो लिखावट थी उस समय 1910 के आसपास। किंतु 1915 तक आते-आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान होने लगी। तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों प्रेमचंद प्रसाद युग नाम पड़ा? बताइए कोई? किसी को कन्फ्यूज़न है क्यों प्रेमचंद प्रसाद युग नाम पड़ा? क्योंकि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों ने कहानी विधा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहानी की जो एक विधा परम मतलब चल रही थी उसे आगे बढ़ाते हुए अपने समाज में यथार्थ और बाकी सबका चित्रण करते हुए कहानी को लिखा। हाँ, प्रेमचंद जैसे सामाजिक यथार्थ को लेकर चलते थे। उसी प्रकार जो प्रसाद थे वो व्यक्ति की अनुभूति, उसके मनोवैज्ञानिक सत्य को कहानियों का विषय बनाया। जो प्रसाद थे, ठीक ना? दोनों की शैली बिल्कुल डिफरेंट थी। ये आप लोग समझ जाइए। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए प्रेमचंद का जो समाज था तो वो बहुत गरीबी में पले-बढ़े। तो जब तक आदमी की भूख नहीं मिटती है, तब तक वो कुछ अधिक नहीं सोच सकता। ये मेरा मानना है। जब तक पेट पेट नहीं भरता है, तब तक ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता। तो उसको गरीबी दिखाई देगा, यथार्थ दिखाई देगा, सामाजिक यथार्थ दिखाई देगा। उसी प्रकार जो प्रसाद है, उनका बहुमुखी व्यक्तित्व है। वो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं महादेवी वर्मा के साथ। अ, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश में उनका भी एक नाम है छायावाद में। उन्होंने स्वच्छंदतावादी कविताओं को लिखा। तो स्वच्छंदतावादी समझ रहे हैं ना? रोमांटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना? और मनोवैज्ञानिक और व्यक्ति की अनुभूति जैसे सत्यों को कहानियों का माध्यम बनाया। अ, हिंदी कहानी का प्रेमचंद प्रसाद युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समांतर था। आप लोग पढ़े होंगे। का सर कुछ पूछना है? हाँ, हाँ, पूछिए। जैसे अभी आप बोले ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो छायावाद में ये ब्रह्मा विष्णु महेश से तात्पर्य पंत प्रसाद निराला और वर्मा से है। हाँ, हाँ। वर्मा बोले, पंत प्रसाद निराला ना? अरे हाँ, हाँ, पंत प्रसाद, और निराला। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और हाँ, निराला। हाँ, हाँ, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या मैंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समक्ष युग था और उसमें गांधी जी सक्रिय थे, मतलब गांधी युग के समानांतर ये युग चल रहा था। गांधी युग की इन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों में अलग-अलग रूप में व्यक्त हुआ। प्रेमचंद लंबे समय तक गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों से प्रभावित रहे।
उनकी कहानियों में यह प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद तो सीधे रूप से नहीं, उन्होंने व्यक्ति की निजता जैसे विषयों को गहरा लेखन किया। व्यक्ति की निजता जैसे विषयों पर गहरा लेखन किया। किसने? प्रसाद ने। और सरसरी तौर पर यह गांधीवादी विचारधारा के विपरीत नज़र आता है। प्रसाद की जो लेखनी है, वो गांधीवादी विचारधारा के विपरीत नज़र आती है। लेकिन हम ध्यान रखें कि गांधी भी दर्शन के स्तर पर अध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद में आस्था रखते थे। अब क्या होता है व्यक्तिवाद? जो प्रत्येक व्यक्ति का अलग स्वधर्म मानने का विचार हो। और इसे देखें तो प्रसाद और गांधी के बीच गहरे स्तर पर समानताएं खोजी जा सकती है। इस स्तर पे कि व्यक्तिवाद और अध्यात्मवाद गांधी के दर्शन में शामिल था, और जो प्रसाद थे उन्होंने व्यक्ति की निजता जैसे विषयों पर गहरा लेखन किया। तो इस प्रकार समानताएं देखने को मिल सकती है प्रेमचंद प्रसाद युग में। किसी को यहाँ तक कोई सवाल? स्पष्ट है। हाँ, अब प्रेमचंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अ, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष माने जाते हैं प्रेमचंद। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। और उनके इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने यथार्थवाद को इतना परिपक्व बना दिया कि 100 साल भी कम समय है उसके लिए। इतना परिपक्व इसने कर दिया यथार्थ को, कहानियों में यथार्थ या उपन्यासों में यथार्थ को। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है। उन्होंने 1907 में अपनी पहली कहानी लिखी थी। क्या है उसका नाम? बताइए कोई। सोजे वतन। मेरा एक सवाल भी था। 1907 की उनकी पहली कहानी का नाम क्या है प्रेमचंद की? जमाना है शायद, जहाँ तक मुझे जमाना याद आ जम, रहा है। पत्रिका जमाना की। जमाना पत्रिका में छपी थी, और पहली कहानी का नाम है सोजे वतन। संसार का सबसे अनमोल रत्न। ठीक ना? अच्छा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। संसार का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का नहीं। ठीक है, एक सवाल भी है। हाँ। हाँ, जैसे अभी आप कह रहे थे ना प्रेमचंद के संबंध में कि उन्होंने कहानी का ना सिर्फ कर्म भूमि बदली बल्कि कायाकल्प भी कर दी, ऐसा कुछ। हम्म। तो ये किन्हीं के मतानुसार होगा ना, मतलब ये। हाँ, किसी के मतानुसार तो है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने लिखा था तो बोल दिया। अच्छा, ये जो पहली कहानी है ना, तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है, ये तो सब लोगों ने माना है। लेकिन कुछ विद्वान इसके दुनिया व हुब्बे वतन को पहली कहानी माना है, जिसका प्रकाशन 1908 में जमाना पत्रिका में ही हुआ था। ठीक ना? ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। एक सवाल है मेरा। हाँ, हाँ, पूछिए। जैसे आपने बोला कि 1907 में प्रेमचंद ने जो पहली कहानी लिखी थी, हम्म। वो मैंने कहीं देखा है कि प्रेमचंद का पहले नाम नवाब राय था। हाँ, हाँ। तो 1907-8 में उसने जो कहानी लिखी वो नवाब राय के नाम से आता है, या फिर प्रेमचंद नाम पढ़ने के बाद उसने पहली कहानी क्या लिखी थी? अच्छा, चलिए मैं उसके इसको बारे में थोड़ा सा आप इसको डिटेल से मैं बताइए। इसको मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए, हम्म। प्रेमचंद जो थे वो पहली उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन को 1908 में कानपुर में जमाना प्रेस से प्रकाशित करवाया था, जिसकी कहानी देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने इसके 700 पेज को क्या किया, जलवा दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयाराम निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। 1908 के बाद। ठीक ना? प्रेमचंद रखा।
तो उसके पहले यही होगा, धनपत राय या नवाब राय के नाम से लिखा गया होगा। तो प्रेमचंद जैसे उनका नवाब नाम राय पढ़ा, के तो नाम से प्रेमचंद नवाब। नाम का उसको किसने ये किया था कि आप अपना नाम हाँ, प्रेमचंद हाँ। रखिए, या फिर मैंने बोला जैसे? तो मुंशी दयाराम निगम उसके उनके मित्र थे। हाँ। दया मुं नारायण, हम्म। दया नारायण हाँ, निगम। अच्छा, दया नारायण निगम, मुंशी दया नारायण निगम, ठीक है। मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा, और इसलिए वो अपने नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद लगाते हैं। अपने दोस्त का नाम मुंशी और प्रेमचंद, ठीक ना? मैं सही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। आपको स्पष्ट हो गया ना अनिल भाई? हाँ, स्पष्ट हो गया। लेकिन एक और सवाल है, पूछिए। उनका जो कहानी, जो मतलब अंग्रेज के द्वारा जो जब्त किया गया था, वो कहानी संग्रह था या फिर कोई बुक था या फिर कहानी था स्पेशल? देखिए, जैसे कहानी कहानी संग्रह होगा। कहानी 700 प्रति है तो कहानी संग्रह है। बुक हाँ, तो बुक सोजे। हाँ, बुक तो नहीं होगा मेरे अनुसार। नहीं, कहानी संग्रह साफ-साफ लिखा गया है। हाँ, प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन, जो जुलाई 1908 में कानपुर से ज़माना प्रेस से प्रकाशित हुई थी, जिसकी प्रतियों को जला दिया गया था। हाँ। वो कहानी संग्रह था, मतलब बहुत सारे कहानियों का संग्रह, ठीक ना? 700 पेज था उसमें। उसके बाद संग्रह में 7 कहानियाँ संग्रहित थी। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ देखकर, देख ली। तो उस हिसाब से प्रेमचंद की जो नवाब राय के नाम से जो नाम था, उस हिसाब से उनका एक जो कौन सा अभी बोले तुम, कौन सा बुक का जो जला दिया गया है? सोजे 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 वतन वतन। वतन। हाँ, सोजे वतन कहानी है या वो बुक संग्रह जो तुम लोग बोल रहे हो, क्या है वो? संग्रह है। वो उसका कोई स्वतंत्रता आंदोलन से ओत प्रोत था वो, पूरा संग्रह, इसलिए जलवा दिया। तो वो नहीं, वो पूरा संग्रह जल गया था। जल नहीं गया, जलवा दिया। हाँ, मतलब नहीं रहा है वो। वो तो मुझे नहीं पता है, सर्च तो कीजिए आप लोग। कुल मिला के मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही होगा, उससे पहले नहीं रहा उसके पास कुछ। नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं? और बहुत सारी कहानी, जैसे उर्दू में भी उन्होंने रचनाएँ की, हिंदी में भी रचनाएँ की। जितना हिंदी को उन्होंने समृद्ध बनाया, हिंदी कहानियों को, उतना ही उर्दू में लिखी कहानियों को भी समृद्ध उन्होंने बनाया, ठीक ना? हाँ, बोलिए। हाँ, मैं गलत बोली थी। मतलब सोजे वतन में 5 कहानियों का संकलन किया गया था, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन, और एक था शोक का पुरस्कार, जिसको सिल-ए-मातम कहा जाता है, और एक दूसरा है देश और देश प्रेम, जिको जिसको इक्के दुनिया हुब्बे वतन कहा जाता है। हुँ। और प्रेमचंद न सिर्फ़ कहानी और उपन्यास लिखते थे, बल्कि उन्होंने 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तक और हज़ारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका, पत्र, इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएँ की उन्होंने, ठीक ना? तो और उनको जो सम्मान मिला, उनको जो प्रतिष्ठा मिली, वो कहानी और उपन्यास में अधिक मिली, क्योंकि उनकी ये रचनाएँ फ़ेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। अच्छी थी, मतलब सामाजिक यथार्थ पे थी, ठीक ना? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और है आकाश सर। हाँ, हाँ, पूछिए ना। जैसे कि जिस समय प्रेमचंद 1907-8 में कहानी लिख रहे थे, तो उस समय प्रेमचंद की तरह भारत में और कई लेखक भी कहानी लिख रहे थे। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि प्रेमचंद के ही सोजे वतन को अंग्रेजों के द्वारा क्यों जब्त करके जला दिया गया? नहीं, नहीं, उसका क्या रीजन? सिर्फ़ प्रेमचंद के सोजे वतन को नहीं जलाया गया होगा। और भी देखिए, 2 कारण हैं। प्रेमचंद एक तो फ़ेमस हो रहे थे उस टाइम, और
और भी बहुत सारे लेखकों के कहानियों को जलाया गया होगा, रचनाओं को। जैसे एक 1907 में ही एक और कहानी थी और नाटक भी था एक, जिसको जला दिया गया था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ प्रेमचंद का ही नहीं है, जो भी देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन की तर्ज पे जो कहानी लिखी जा रही थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। इतना समझ लीजिए। एक एक और मुझे भी सवाल कुछ है। हाँ हाँ संबंध में। हाँ, बोलिए बोलिए, पहले बोल लीजिए हाँ, आप। मतलब मैं ये कह रही थी कि जैसे सोजे वतन, इनका जो सवाल था कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित सोजे वतन को ही जलाया गया था क्या, तो सोजे वतन जो है वो अपने नाम से ही मतलब है। सोजे वतन का अर्थ ही था देश की तकलीफ। तो बाकी जो कहानियां थी उसमें मैं मतलब स्पष्टता तो नहीं कह सकती हूँ कि उसमें स्पष्ट ये भावनाएं थी या नहीं थी, लेकिन इस सोजे वतन में प्रेमचंद जितनी भी कहानियां लिखते हैं, उन पांचों कहानी में देश में जो उस वक्त के शासक थे उसके प्रति कहीं न कहीं समाज को सजग करने के लिए लिखा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसलिए इसको जलाया गया, ये प्रमाण मिलता है। ठीक है, आपका अगला सवाल बोलिए। जैसे कि एक सवाल और है, जैसे उस समय जो प्रेस आया था, जो पत्रकारिता हो रही थी, उस पर अंग्रेजों के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया जाता था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा करके उस पत्रकारिता को बंद कर दिया जाता था। उसी तरह जो कहानी थी, विधाएं थी, उसको बंद करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था? आइडिया नहीं है। कौन सा लेखक पर कौन सा आरोप लगा करके उसका कहानी को जब्त कर लिया जाता था और जला दिया जाता था? बताइए, कोई किसी को पता है तो। मुझे नहीं हमको पता। नहीं पता है। जहाँ तक आइडिया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था जिसमें ऐसा किया जाता था। हो सकता है वर्नाकुलर देशद्रोह देशद्रोह के खिलाफ। दे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में ना जो कहानियां देश को मतलब देश की जनता के हित में लिखी जाती थी और अंग्रेजों के बारे में बुरा लिखा जाता था ना, तो उनकी कहानियां जब्त करके या तो उन्हें जला दिया जाता था, और जो लिखने वाले होते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो ये हो सकता है, और भी दो चार बहुत सारे नियम लगे थे, वो वाले तो अभी याद नहीं आ रहे। अगर आपको जानकारी है तो आप हम लोगों को बता दीजिए। और वैसे भी जब प्रेस को पढ़ेंगे तब ये सब चीजें तो आएगी ही। अभी तो हिंदी कहानी के विकास को पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी तो बताइए, क्योंकि यहाँ सब लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। इतना आप लोग मान लीजिए, इसलिए सबको बोलने का अधिकार है यहाँ पे। हाँ, तो डिस्कशन का मेन उद्देश्य वही है कि सबको मतलब नॉलेज होना चाहिए। सब एक से एक बढ़ के सवाल करेगा, तब ना सबको पता चलेगा कि कुछ हम जानते हैं, कुछ ये नहीं जानते। जैसे हमको भी आज कुछ कुछ नया चीज सीखने को मिला है। तो अभी बहुत बाकी है। मुझे लगता है आज 9:15 9:30 बज जाएगा। तो सोजे वतन पर जो है एक मतलब सिडिशन का आरोप लगाया जाता था कहानी पर, और पत्रकारिता पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया जाता था, और कहानी, इस उपन्यास वगैरह जो होता था उस पर सिडिशन का आरोप लगा करके उसको जब्त किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ये 64वीं पीपीएससी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी लिटरेचर का। सिटीजन एक्ट बोले आप? हाँ, सिडिशन है। ठीक। और प्रेमचंद नाम से तो उनका प्रेमचंद नाम पढ़ने के बाद पहली कहानी उसने बड़े घर की बेटी लिखी थी हाँ हाँ हाँ। 1910 में। ये बड़े घर की बेटी भी जमाना प्रेस से ही प्रकाशित हुआ। ठीक है, आगे आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब पहला उपन्यास क्या था भैया? जी क्या बोले? उपन्यास पहले नहीं, उपन्यास? कहानी। नहीं नहीं, मैंने कहानी पूछा बड़े। पहली उपन्यास क्या था। अच्छा, प्रेमचंद की पहली उपन्यास।
ये तो एडिया नहीं है, ऑप्शन देखने के बाद हो सकता है दिमाग में नहीं आ जाए। नहीं, मुझे मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट टाइम हम्म, दीजिए मुझे, सोचने का समय दीजिए। सेवा सदन है क्या? हाँ जी जी सेवा बिल्कुल। सदन। याद आ सेवा गया। सदन। उसकी कहानी भी मुझे, मतलब उसका जो कथा वस्तु है, वो भी मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आ गया, ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस वक़्त जो है किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, बंग महिला, आचार्य शुक्ल, ये लोग भी कहानी लिख रहे थे। लेकिन उस वक़्त कहानी का शैशव काल था। प्रेमचंद ने अपने 30 वर्ष के काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिसको बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया। एक वाक्य में कहे तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के इतिहास में विकास का एक चरण मात्र न होकर लीप या छलांग है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानी यात्रा को 2 चरणों में बाँटा जा सकता है। मोटे तौर पे पहला चरण 1907 से 1925 तक और दूसरा 1925 से 36 तक के दौर की कहानियों को। पहले चरण को हम लोग आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चरण कहते हैं या कहा जाता है। इस चरण में उन पर आदर्शवाद, भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन और गांधीवादी मान्यताओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, दिखाई पड़ता है, ठीक ना? तो कोई बताएगा क्या होता है आदर्शवाद? पहले भी मैंने इस पे डिस्कशन किया है, आदर्शवाद क्या है? कोई भी बताइए। लवली, रंजीत, आप लोग बताइए। लवली है, रंजीत है, किरण है, सुरभि है, पूजा है, हरिओम है, मंटू है, अनिल भाई है। बताइए। समय आज कम है, जल्दी बताने का प्रयास करें। आकाश सर, आप क्या बताए थे? प्रेमचंद युग को 2 भाग में बाँट सकते हैं, आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद। नहीं, 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 प्रेमचंद की कहानी यात्रा को 2 चरण में बाँटा जाता है, ठीक ना? पहला चरण 1907 से 1925 तक, जिसको हम लोग आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चरण कहते हैं, और दूसरा 1925 से 36 तक, जिसको हम लोग यथार्थ और चरम यथार्थवाद अ, कह सकते हैं, ठीक ना? बताइए कोई, क्या होता है आदर्शवाद का मतलब? पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है, कोई भी बताइए। आदर्शवाद भौतिकवाद का विपरीत सिद्धांत है, कह सकते हैं इसको। जैसे दर्शन में होता है ना आदर्शवाद, जैसे दर्शन के आदर्शिक आत्मिक आदर्शवाद के रूप में माना जाता है। नहीं, 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 उतना दर्शन में नहीं जाना है, सिंपल वर्ड में बताइए कि आदर्शवाद में होता क्या है? मैं बताऊँ? हाँ, हाँ, बताइए। हम्म, बोले। आद हाँ, हाँ, बोलो पूजा। हाँ, हाँ। आदर्शवाद जो होता है ना, उसमें व्यक्ति जो है ना वो सत्य की खोज करता है, ऐसा ही कुछ एक बार आप बताए थे शायद। और इसमें जो होता है ना, आदमी सकारात्मक निर्णय, विरोधाभास निर्णय, इसके बीच फर्क समझता है। और एक तरह से कहा जाए तो मतलब पूरी तरह इसका मेन बेस यही है कि वो सत्य की तलाश के लिए करता है, तो उसी को आदर्शवाद कहते हैं। चलो तुम बताओ मुस्कान। हाँ, आदर्शवाद वो जैसे समाज में जो यथार्थ है मतलब सच है, लेकिन उसको इस तरह से रखना कि समाज में एक आदर्श मतलब एक सही भाव चलता है। यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों में अंतर, मतलब कि समानता कहाँ है उसमें? आदर्शवाद में तो सीख की हाँ, गुंजाइश की समानता जाती नहीं है, है। जबकि यथार्थवाद में सीख या शिक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। बस इतना ही है कि आदर्शवाद में सीख दिया जाता है, उसमें हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना? तो पहले इस चरण को हम लोग आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये कहानी यथार्थ समस्याओं पे लिखी गई है, लेकिन अंत में हृदय परिवर्तन जैसे प्रक्रियाओं के माध्यम से आदर्श के बिंदु पर पहुंचकर समाप्त होती है। जैसे पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी जैसी कहानियाँ जो है इसी दौर की हैं, ठीक ना? इसमें हृदय परिवर्तन हो गया है किसी में, जैसे पंच परमेश्वर में क्या है कि भारतीय न्याय को दिखाया गया है, भारतीय न्याय ब्रिटिश न्याय से अच्छा है। उसके बाद बड़े घर की बेटी में जो बहू होती है, जो बड़े घर की जो बेटी होती है, वो अपना त्याग कर देती है संयुक्त परिवार को बचाने के लिए। बूढ़ी काकी में क्या देखने को मिलता है कि कैसे आदमी बूढ़ा होने पर अ भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक ना? उनकी जो स्वाभाविक इच्छाओं जैसे भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जो बूढ़ा आदमी हो जाता है, ठीक ना? वृद्ध वर्ग की समस्याओं को दिखाया गया है, तो इस तरह की कहानियाँ लिखी है। 1925 ईस्वी तक के आसपास प्रेमचंद पर आदर्शवाद का प्रभाव धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। उनकी कहानियाँ यथार्थ के सघन और नंगे रूप को देखने का साहस जुटाने लगती है। यहाँ कहानी यहाँ कहानियाँ यथार्थ से आरंभ होकर यथार्थ में खत्म हो जाती है। जैसे कोई बताइए 1-2 उदाहरण? उन कफन। हाँ, कफन है सबसे बेहतरीन कहानी उनकी, सदगति है, पूस की रात है और इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप बताइए अनिल भाई? पत्नी से पति, बड़े बड़े भाई साहब, ये सब। हाँ, ठीक है, बड़े भाई साहब है और कौन-सा बोले आप? पत्नी से पति। हाँ, वो भी है। तो ये सब जो है यथार्थवादी कहानी मानी जाती है, जो यथार्थ से ही शुरू होती है, यथार्थ में ही खत्म हो जाती है। जैसे सदगति किसी ने पढ़ा है? मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। उसमें यही ना होता है कि दुखिया चमार जो होता है, अ, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना? मैं फ्रेम बता देता हूँ, अच्छी कहानी है। दुखिया चमार जो होता है वो अपनी बेटी की उसकी शादी होने वाली होती है, तो छेका वगैरह कुछ होता है, होने वाला होता है। तो उसके लिए पंडित जी के घर जाता है कथा कहवाने के लिए, लेकिन पंडित जो है उससे पूरा काम घर का करवा लेता है, लकड़ी फड़वा लेता है और जो दुखिया चमार है उसकी मृत्यु भी हो जाती है और उसमें दलित चेतना की आवाज़ सबसे पहले उभरती हुई दिखाई देती है सदगति कहानी में। मैं सही हूँ ना? यही है इसमें। तो एक बार हुँ, पूस की रात किसी ने पढ़ी है? हाँ, क्या है उसमें बताइए? उसकी रात एक किसान के बारे में जो रोजाना जाया करता था अपनी खेत को देखने के लिए, और एक बार उसकी कंबल को लेना था, लेकिन उसी वक्त जो है वो लगान लेने वाला। कम शब्दों में बताइए। देखिए मैं बताता ओके। हूँ। ये जैसे पूस की रात जो है ये चरम यथार्थवादी कहानियों में मानी जाती है। इसमें प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान अपनी फसल की रक्षा कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा करने के लिए कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और ठीक ना? गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना किसी कठोर परिश्रम के आरामदायक जीवन जीते हैं। ये है इस कहानी का मर्म, ठीक ना? अब ठीक है, तो पहले चरण की जो प्रमुख कहानियाँ हैं वो पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्तिपथ और दूसरे चरण की जो प्रमुख कहानियाँ उसमें अलग योझा, ईदगाह, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, कफन, ठीक ना? गुल्ली डंडा, दूध का दाम, नशा, अ, दो बैलों की कथा, ये सब है, ठीक ना? तो कोई 2-2 लाइन में बताना चाहेगा तो बताइए? पंच परमेश्वर के बारे में कोई बताइए? या मैं ही खत्म करता हूँ, टाइम कम है। हाँ, बताइए, जुम्मन शेख जुम्मन शेख और अलगू चौधरी 2 मित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें ब्रिटिश वो न्याय पंच प्रणाली के से, माध्यम ब्रिटिश हाँ, ने हाँ, पंच के माध्यम से। चलिए ठीक है। बड़े घर की बेटी के बारे में कोई बताइए? इसी तरह शॉर्ट में एकदम।
प्रेमचंद की आस्था संयुक्त परिवार में थी और आनंदी नामक इसमें नायिका है और संयुक्त परिवार को बचाए रखने के लिए अपना व्यक्तिगत अपमान भूलने का निश्चय करती है आनंदी, ठीक ना। ये है बड़े घर की बेटी। मंत्र कहानी के बारे में कोई बताइए। मैं नहीं पढ़ी हूँ। हाँ, मंत्र कहानी में क्या है कि यह एक डॉक्टर की कहानी है जिसमें अपने व्यक्तिगत सुख के लिए सामाजिक दायित्वों को वो भूल जाता है। एक वह टेनिस खेलने के लिए जा रहा होता है, तो अपने आनंद के लिए एक गरीब बच्चे का इलाज करने से मना कर देता है। बाद में जब डॉक्टर के बेटे को सांप काट लेता है तो वही गरीब बच्चे का जो पिता होता है उसको बचा लेता है, उस बच्चे को बचा लेता है। और फिर डॉक्टर को बाद में पश्चाताप होता है, हृदय परिवर्तन से कहानी समाप्त हो जाती है। बूढ़ी काकी के बारे में कोई बताइए। आ रहा है ना समझ में आप लोग को। समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहानी तब पढ़े नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए बूढ़ी काकी के बारे में कोई बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने वृद्ध वर्ग की समस्या तथा पारिवारिक ढांचे के भीतर उसके समाधान की संभावना पर प्रकाश डाला है। बूढ़ी काकी अपनी स्वाभाविक इच्छाओं जैसे भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और उसके घर के अन्य सदस्यों की जरूरतों के प्रति बेपरवाह है। इस द्वंद्व की समाप्ति अंत में बहू के हृदय परिवर्तन से होती है, जब बुढ़िया क्या होती है, पत्तल चाट रही होती है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, मुक्ति पथ। मुक्ति पथ के बारे में कोई बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। तो इसमें एक अपराधी के हृदय परिवर्तन को प्रस्तुत किया गया है और इसका मूल भाव यह है कि गांधीवादी विश्वास इस कहानी को दर्शाती है कि बुरे से बुरा व्यक्ति को समुचित स्थिति मिलने पर वह अच्छा बन सकता है, ठीक ना। अब जो दूसरे चरण की प्रमुख कहानियां हैं उसमें अलग योद्धा के बारे में कुछ बताइए। एक सवाल ये था कि प्रेमचंद की एक कहानी अलगोछा है, तो वो किस श्रेणी में आएगी? अलग योद्धा, हाँ। हाँ दूसरे चरण की प्रमुख कहानी में आएगी। तो बताइए अलग योद्धा के बारे में कुछ। हाँ, एक चलिए तो हाँ बताइए, परिवार अनिल भाई बताइए। अभी जो आप बता रहे थे वो ये मुक्ति मार्ग है या मुक्ति पथ है? मुक्ति मुक्ति मार्ग मुक्ति किसको बोलते मुक्ति हैं? पथ है ना। मुक्ति पथ। मुक्ति पथ है या मुक्ति मार्ग है? मुक्ति पथ मुझे जहां तक याद है मुक्ति पथ ही होगा, मैंने लिखा भी है मुक्ति पथ है। मुक्ति पथ 1924 में जो लिखी गई थी कहानी वही उसी के बारे में ना आप बोल रहे हैं? नहीं, डेट मुझे याद नहीं है। मुक्ति मार्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। मुक्ति पथ ही होगा एक बार। मुक्ति पथ ही है यहाँ तो, मतलब मैं बुक भी लेकर बैठी हूँ तो उसमें तो मुक्ति। हाँ बोलिए अनिल भाई, आपने हैंड रेस किया है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्ति पथ, ये आदि प्रेमचंद के गांधीवादी विश्वासों, हृदय परिवर्तन मुझे नीति से मुझे प्रेरित। मुक्ति मार्ग याद आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुक्ति पथ है या मुक्ति मार्ग, यही कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है ना। अलग योजना के बारे में बताइए, बता रहे थे आप। खास में है कि कैसे एक संयुक्त परिवार धीरे धीरे अलग होकर टूट जाता है। हाँ ठीक है, तो मैं भी इसमें कुछ जोड़ता हूँ कि इस कहानी में प्रेमचंद दिखाते हैं ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है। मतलब संयुक्त परिवार को इन्होंने बैकअप बताया, जैसे अभी बैकअप होता है ना, उसी तरह बैकअप है संयुक्त परिवार, प्रेमचंद कहना चाहते हैं। तो संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार जैसे अभी सामाजिक सुरक्षा किसी इंश्योरेंस से मिलता है ना, तो उस समय संयुक्त परिवार इंश्योरेंस था, ठीक ना, ऐसा वो मान रहे थे। इसमें संयुक्त परिवार के टूटने की त्रासदी है। जैसे रघु इसमें एक कैरेक्टर है, तो रघु जी तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति की दुर्दशा का चित्रण है। यह कहानी आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त तो नहीं है,
क्योंकि प्रेमचंद ने अंततः संयुक्त परिवार को बचा लिया था, लेकिन इसको दूसरे चरण की प्रमुख कहानियों में रखा जाता है। ईदगाह के बारे में यह जो है। ईदगाह शायद एक हाँ, बताइए बताइए। ईदगाह एक दादी और एक पोता का शायद कहानी है, जिसमें कि दादी माँ उसकी रोटी बनाती है, हाथ जलती है, उसको मेला भेजा जाता है और जो उसकी दादी के लिए अपनी खिलौना खरीद कर, मिठाई नहीं खरीद कर, वो दादी के लिए चिमटा खरीद के लेके आता है। हाँ, ठीक है। वो कम उम्र में जिम्मेदार बन जाता है, वो चीज को दर्शाता है ये हाँ। खास तौर पर। तो यह बाल मनोविज्ञान पे लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शिखर पे है, कह सकते हैं, ठीक ना। इसमें हामिद नाम का बच्चा है। इस बच्चे के माध्यम से गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले परिपक्व हो जाना पड़ता है, ये कहानी में दिखाया गया है। सदगति के बारे में जैसे मैंने बताया था कि यह प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है। दुखी चमार नामक चरित्र के माध्यम से उन्होंने दलितों के शोषण के सभी पक्षों, जैसे अस्पृश्यता, बेगार को प्रस्तुत करना। बेगार मतलब बिना पैसे का काम करवाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतिम हिस्सों में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोही चेतना को भी प्रस्तुत किया। तो कौन था? दमड़ी घसियारा था क्या? नहीं, वो तो कोई और कैरेक्टर है। तो कोई बताएगा कौन था जिसने विद्रोह के लिए आवाज उठाई थी इसमें? अच्छा। पात्र का नाम अच्छे से याद नहीं। हाँ, तो अगले दिन उसको करके आना है, ठीक ना। यही सवाल है। चाहे मैं ही बताऊंगा आज अगले दिन आके। कर दूंगी। हाँ। शतरंज के खिलाड़ी किसी ने पढ़ा है? इस कहानी का उद्देश्य नवाब वर्ग की निष्क्रियता पर व्यंग करना है। प्रेमचंद इसमें दिखाते हैं कि उस समय जो नवाब थे वो एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े लोग लोग थे, ठीक ना। तो जो नवाब थे वो जीवन की वास्तविकताओं से कटे हुए थे और नवाब कैसे शतरंज के वजीर को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं और वही अपने आंखों के सामने हो रही राजनीतिक उठापटक को रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। उसमें होता क्या है कि दो दोस्त होते हैं और वो शतरंज खेलते हैं। हाँ, बोलिए मंटू जी। आप मंटू जी। बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, अच्छा, कुछ आज देर तक क्लास चलेगी, किसी को कोई दिक्कत है क्या? 9:20 तक? कोई दिक्कत नहीं है सर, चलने दीजिए, 10 बजे तक चलने दीजिए। नहीं, 10 बजे तक नहीं चलेगा। खाना भी बनाना है ना। तो हम्म, तो दोनों दोस्त शतरंज के प्रेमी थे। इंटरेस्टिंग कहानी है। और जो घर एक के घर में दोनों जाके खेलते थे। उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि ये दोनों घर में आके शतरंज खेले, कुछ काम धंधा करे, ये चाहते थे। तो गांव के बाहर एक खंडहर में जाके इन लोगों ने शतरंज खेलना शुरू किया और बगल में उस जगह का जो राजा था, जिसको सामंत कहते हैं, सामंत जो था, उसको अंग्रेज पकड़ के ले जा रहे थे क्योंकि उसने स्वतंत्रता आंदोलन का सपोर्ट किया था और उन लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया और अपने शतरंज पे ध्यान देते रहे। और अंत में जब वजीर मारा गया तो इन्होंने खुद तलवार उठा के एक दूसरे की जान ले ली थी। ये है इस कहानी में, ठीक है ना। मजेदार कहानी थी इसलिए मैंने पूरा बताया। पूछ की रात के बारे में कोई बताइए। तो पूछ की रात प्रेमचंद उसकी रात में हम्म। उसकी रात प्रेमचंद गरीबी को दिखलाता है एक प्रकार में। जैसे गरीब में वो सोचता है, हर हर साल सोचता है कि इस बार अच्छी फसल होगी तो इस बार वो कंबल ले लेंगे या तो बिस्तर जो इसमें है इसमें ठंड से बच इसमें जाएंगे। इसमें एक प्रमुख बात ये है कि जैसे जिस प्रकार प्रेमचंद की जो गोदान जो उपन्यास है उसमें होता है ना कि जो जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो चाहता है कि जो किसानी में जो प्रतिष्ठा है वो मजदूरी में कहाँ है।
जबकि इसमें किसानी छोड़ के मजदूरी में जाना चाहता है, तो एक दूसरे का विरोध करती है कहानी और वो उपन्यास, ठीक ना। तो इसमें क्या है, हाँ तो कुछ बोल रहा था हरिओम, बोलो या मैं उसको पूरा करूँ। हाँ बोलो बोलो मुस्कान, बोलो बोलो। मुस्कान बोलो। नहीं, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ या सुना हूँ, उसमें ज्यादा तरतीब बातें याद नहीं रही। उसमें यही था कि जैसे रात को ठंड होती थी तो वो हर बार ही सोचता था इस बार फसल अच्छा होगा तो इस बार खरीद लूंगा मैं। वही हाँ सोच रहा था, हाँ, गरीबी को तो दिखला रहा पैसा पैसा उसने बचाया था, उधार मांगने आया, पैसा चला गया, कंबल नहीं खरीद पाया। और वो फिर अपने फसल की रक्षा करने के लिए खेत गया, ठंड थी, सरसरी हवा बह रही थी, उसके साथ एक कुत्ता था, उसका नाम शायद था। टॉमी था या क्या नाम था, ठीक ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। बगल वाले खेत में गया, वहां पे आग जलाई, पत्तों को इकट्ठा किया, और गंध कर रहे कुत्ते जो कि बहुत दिन से नहाया नहीं था, उससे लिपट के सो गया। और उसने उस आनंद को भी बताया कि हाँ क्या आनंद है इस कुत्ते के साथ सोने में। और उसके बाद फिर जब उसकी फसलों को जब जानवर चर गए, तो उसको एक अंदर से खुशी महसूस हुई कि चलो कम से कम खेती नहीं, अब मजदूरी करूंगा। हाँ मुस्कान, कुछ बोल रहे थे तुम। टॉमी तो नहीं था नाम, कुत्ता का नाम क्या था? टॉमी नहीं नहीं था? नहीं याद है, मैं कल बताऊंगा। मुस्कान बताओ क्या बोल रही है। हाँ, यही चीज़ बोल रही थी कि जैसे वो अभी आप बोल रहे थे ना कि वो मज़दूरी की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब फसल में आग लग जाती है तो लास्ट में लिखते हैं प्रेमचंद कि उसने राहत की साँस भरी और कहा कि एक आफ़त खत्म हुई। हम्म। अब ये अब रोज़-रोज़ रात में ठंड में बैठकर खेत की रखवाली करने से वो बचा और अब वो लेकिन हाँ, एक सवाल भी था। हाँ, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि वो गोदान के उपन्यास के विरोधाभास में इस कहानी को रखते हैं, ये पूस की रात को। नहीं नहीं, तो विरोधाभास में दोनों नहीं, के बस एक प्रकाश एक तथ्य मिलता है इसमें। हाँ बोलो बोलो क्या। अच्छा, हाँ, मैं हाँ, वही ये मैं ये समझ रही थी कि विरोधाभास में रख सकते हैं, तो मैं प्रकाशनवश पूछ रही थी कि कैसे? नहीं नहीं, अब विरोधाभास में नहीं। क्लियर हो गया। वो एक तथ्य मिलता है कि इसमें मजदूरी की ओर अग्रसर है, उसमें किसानी को प्रमुखता दी जा रही है, ठीक ना। हाँ, वही मैंने नहीं वही पढ़ा, चीज़ मैंने क्लियर करना था। गोदान पूरा नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक ना। गोदान मुझसे छूट गया है। चलिए, कफन के बारे में कोई बताइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी मानी जाती है सदगति के बाद। मन में तो स्त्री संवेदना है यीशु। पहली हाँ, हाँ। नहीं, बताओ बताओ हमको और प्रेमचंद 2 पुरुष के माध्यम से धेषु और माधव दोनों के माध्यम से समाज के एक वर्ग का चित्रण कर रहे हैं जहाँ पे बेरोजगारी है, जिस स्थिति में ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, आलसी बन के बैठे हैं। तो ये एक स्थिति मतलब बेरोजगारी भी है और कहीं न कहीं वो आलस को भी प्रदर्शित करते हैं। और सबसे आखिरी में वो मतलब जो धर्म के आड़ में जो बनाई गई है विडंबनाएँ, उसका विरोध भी इसमें मिलता है। हम्म। तो और कोई बताएगा कफन के बारे में। मुझे तो लग रहा है कि सब लोगों ने पढ़ा होगा इसको। मंटू भाई बताइए। नहीं पता है तो ये भी बोलिए कि नहीं पता है। जी, नहीं पता है। अच्छा, तो यह प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है। इसमें दो चरित्र घीसू और माधव के माध्यम से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को इस हद तक संवेदनहीन बना सकती है कि निकटतम व्यक्ति के मौत पर, तो कौन मरा था, जूनिया ने, क्या नाम था उसका, उसकी पत्नी का नाम, हाँ, तो निकटतम व्यक्ति के मौत पर उसे विचलित ना करें, ऐसा संवेदनहीन बन गया था वो लोग। इस यथार्थ का चरम बिंदु वहां उभरता है जहां कफन के लिए इकट्ठे किए गए पैसों पर पेट की भूख भारी पड़ती है। और इसमें अंत में एक और चीज हो जाती है कि उन लोगों को दान का एहसास भी तब होता है जब उन लोगों के पास पैसा होता है। यानी कि पेट भरने के बाद उन लोगों ने दान भी किया था। वो एक था ना भिखारी, जिसको वो कबाब या क्या था वो दे दिया था खाने के लिए। अब मुझे लगता है प्रेमचंद खत्म हो गया। कुछ जोड़ना है तो जोड़िए। हाँ हाँ, बोलिए रंजीत भाई। प्रेमचंद का एक कायाकल्प था सर, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो वो उपन्यास जो था कायाकल्प, उसका। नहीं पढ़ा हूँ मैं।
लेकिन इम्पोर्टेंट है, कर्म भूमि और कायाकल्प दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनिल भैया, आपने अगर ये पढ़ा तो आपने कुछ बता दीजिए उनके बारे में, कायाकल्प के बारे में। नहीं पढ़े हैं। कहानी आते में रहो। उस जो पत्नी मरती है उसका नाम बुधिया था, बुधिया। इतना सब्जी को सब्जी। हाँ, अच्छा। हाँ, ये और एक कायाकल्प चीज ये नहीं पढ़ा। और एक चीज पूछना था कि जैसे प्रेमचंद हो गई, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, इन सब की कहानी अगर मुझे पढ़ना है तो इसके लिए कौन सा बुक खरीदे, जो कि मतलब एक बुक में सब संग्रह मिल जाए, कहानी का संग्रह मिल जाए रामधारी किसी सिंह बुक को। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कहानी का ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपके आसपास लाइब्रेरी है? जी जी है, बट क्या है कॉलेज में भी है, लेकिन मैंने कॉलेज में कई बार बुक हम लोग लेने का प्रयत्न किया, आठ लेकिन सर देना नहीं चाह रहे। आठ आठ मोटे मोटे भाग में है मानसरोवर। भाग 1, 2, 3, 4, 8 तक है। उसमें प्रेमचंद की कहानी आपको मिल जाएगी, सारी कहानियां, 300 प्लस कहानी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दिनकर को कहानीकार मतलब ना, ऐसा कुछ इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है नहीं, ऐसा मेरा कुछ। वो कहना नहीं था कि वो कहानीकार हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मतलब मैं उनकी रचना मुझे मुझे पढ़ना हो तो मतलब कौन सी बुक को ऐसा खरीदा जाए कि मैं उसके जो भी रचना का है या फिर उसका कविता है या फिर जो भी है उसका वो मैं पढ़ रामधारी सिंह सकूं। दिनकर की रश्मि रथी पढ़नी चाहिए ना। हाँ, अच्छी है रश्मिरथी। अच्छा, रश्मिरथी पे एक ऑडियो ऑडियो मोड में मेरे पास है, तो मैं शेयर कर दूंगा और आपको। जैसे आप बोल रहे हैं तो आकाश सर, कोई सवाल है? हाँ, बोलिए ना। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में मैंने पढ़ा है कि उसको रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो हम्म, इस विषय को कहीं ना कहीं राजनीतिक मूड में देखा गया था, तो इसका क्या कारण था राजनीतिक मूड में देखने का, इसके बारे में कुछ बताइए। बढ़ने दीजिए ना, सब बताएंगे। अभी उतना क्लियर मुझे ठीक है। नहीं है। कहानी पे ही रहने देते हैं, फिर ये दूसरे वे में अब चला अभी अभी जाता है। कहानी को कंप्लीट कीजिए ना, उसके बाद जब छायावाद आएंगे, ठीक आगे है, ठीक बढ़ेंगे है, तो ठीक फिर है। ओके, उसको ओके। कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक ना, तो जैसे आप अभी दिनकर के बारे में बता रहे थे तो याद आ गया, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत भी कहानियां लिखे हैं ये लोग भी। जैसे मैथिली शरण गुप्त की दो कहानी है, नकली किला और 99 का फेर। और पंत की 5 कहानी है, पानवाला, उस बार, दंपति, बन्नू और अवगुंठन। और ये 5 कहानियों नामक संग्रह में संकलित है। ठीक ना, पंत की कहानी है। अब प्रेमचंद में कुछ छूटा हो तो बताइए कोई। इसमें छूटा हो। प्रेमचंद के बारे में कुछ छूटा हो तो बताइए। प्रेमचंद्र की रंगभूमि की कहानी को किसमें रखा प्रेमचंद, जाएगा? प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद। सॉरी, चंद। रंगभूमि कहानी, रंगभूमि कहानी। तो पूजा, किस आज भी कॉलेज में सर ने बताया था प्रेमचंद के बारे में। ओ, तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? किसको? रंगभूमि मतलब उपन्यास है ये, ना। तो ये हाँ, मतलब कि वही मैं कह रही हूँ। इसमें र- स्वतंत्रता के बारे में भी है और शोषण के बारे में भी है, साथ में प्रेम के बारे में भी है, परिवार के बारे में भी है, जाति के बारे में भी है, तो मैं नहीं इसीलिए पढ़ा हूँ, पूजा, मैं हाँ नहीं पूजा, पढ़ा। हाँ हाँ। पहले तो ये कि आज कहानी पे चर्चा हो रही है और ओ, आकाश सर बता चंद की शायद। कहानी हम दो वर्ग में देख सकते हैं या, और हाँ। यहाँ पे कर्म भूमि है, ये कहानी नहीं उपन्यास है। ओ, शायद। तो आप आगे बढ़। जब रिवीजन करेंगे कुछ छूटा हुआ होगा तो फिर उसको देखा जाएगा। प्रसाद के बारे में आगे बढ़ते हैं, या प्रसाद दूसरे दिन किया जाए? नहीं नहीं, आगे बढ़ाइए सर। दूसरे दिन, दूसरे दिन। दूसरे दिन ही करना चाहिए, ठीक ना। मुस्कान जी को भूख लग गया क्या? नहीं, मुझे भी जाना होगा खाना बनाने के लिए, बाबूजी मुझे अकेले बना नोट्स रहा भी बनाना है और थोड़ा काम भी है। है। हाँ हाँ, बोलिए अनिल, अनिल भाई।
बोल रहे थे जैसे पहले चर्चा हो चुकी है, थोड़ा सा पीछे की ओर आते हैं। जैसे प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, हम्म तो ऐसा कौन कहानी है जो कि उसने हिंदी में लिखा हो? सबसे पहले हिंदी, प्रेमचंद की हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी है? उसमें क्या माने, पंच परमेश्वर माने, बड़े घर की बेटी माने, या कुछ और क्या है उसमें जो कि हिंदी भाषा और मतलब देवनागरी लिपि में लिखा गया हो? इसमें जो दृष्टि की जो बुक पहली है। हाँ बोलिए। उनकी पहली जी। हिंदी कहानी सोत को मानी जाती है ना, सोत। हाँ हाँ, दृष्टि में भी यही लिखा हुआ है। उनकी पहली कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह पंच परमेश्वर को उनकी पहली हिंदी कहानी मानते हैं। और कोई सवाल? अंतिम उसकी अंतिम कहानी तो कफन है, ये तो पता है, और हाँ। अधूरी कहानी मंगलसूत्र। कहानी नहीं है, मंगलसूत्र अधूरी उपन्यास। उपन्यास। अच्छा, ये जो आप बोले ना कि आखिरी कहानी कफन, तो एक और मैंने कहीं पढ़ा था, किसी और विद्वान ने आखिरी कहानी कुछ और कहा था। किसी को कुछ याद है? कफन से इतर। मुझे नहीं याद है। एक मिनट में खोज के बताता हूँ। सवा सेर गेहूं किसी ने पढ़ा? क्या? प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। ना ना, मैं नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, मिलेगा तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। फिर तो नहीं मिल रहा है। तो एक और क्लास, अब मेरा क्लास तो सोमवार को है, तो अगले क्लास सोमवार को है ना? हाँ, आपकी क्लास हाँ, सोमवार तो को होगी। अगले सोमवार की क्लास में प्रसाद को खत्म कर देंगे, जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद प्रेमचंद उत्तर युग में भी इन कर जाएंगे, ठीक ना? हाँ अनिल भाई, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? इंडेक्स किया आपने। नहीं, ये पता नहीं, अपने ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, तो समाप्त किया जाए। किसी का कोई मेरा सवाल? मुझे कुछ कहना है। हम्म। आज का सवाल तो देके जाइए। अच्छा, एक मिनट। सवाल है, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करते हुए, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करते हुए उनकी कहानी कला का मूल्यांकन करें। इतना सब्जेक्टिव सवाल काहे दे रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है वहां पे एग्जाम में। आज हो गया ना मेरे एग्जाम का प्रेमचंद पे पूछेगा। प्रेमचंद पे पूरा हो गया ना आज क्लास? से बोलिए, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों। पर विचार करते हुए उनकी कहानी कला का मूल्यांकन करें।
यही तो आज हम लोग पढ़े पढ़े ना कि प्रमुख कहानी पर भी तो हम लोग प्रमुख कहानी में क्या मतलब जो 2 चरणों में जो हाँ, बाँटा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लिखने का कोशिश करूँगी, गलत होगा तो फिर आप नेक्स्ट दिन बताइएगा ना। एक और ले लो क्वेश्चन, बहुत दिन टाइम है। बिल्कुल। कहानीकार प्रेमचंद पर टिप्पणी करें। ये दोनों का जवाब मिलता-जुलता नहीं हो हाँ, जाएगा? मिलता-जुलता है लेकिन इसको 150 वर्ड में ही लिखना है। संक्षिप्त। कोई दूसरा सवाल दे दीजिए ना। दूसरा सवाल आज जितना पढ़े हैं वही ना देंगे। उसमें प्रमुख कहानियों को करेंगे, इसमें प्रेमचंद के बारे में करेंगे, दोनों में अंतर है ना। ठीक है। अब जैसे प्रेमचंद के बारे में और क्या दे सकते हैं कि प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा कथा सम्राट कहा था, है ना, ये सब कुछ तथ्य है। प्रेमचंद को कलम का जादूगर हाँ, ऐसे ये सब भी लिख सकते हाँ, ये सब जोड़ सकते हैं उसमें। तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाए। 56 मिनट हैं। 16 दूसरा सेकंड। सवाल दोहराइए। दूसरा दूसरा सवाल फिर से पूछिए। कहानीकार प्रेमचंद पर टिप्पणी करें, मैक्सिमम अच्छा 150 तो शब्द। एक चीज़ पूछना है, हाँ, मतलब कहानीकार कह रहे हैं, तो मतलब प्रेमचंद को यहाँ पे कहानीकार के स्तर पर हाँ, लिखना हाँ, है? हाँ, 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 उपन्यास नहीं आना चाहिए इसमें। हाँ, ठीक है, समझ गई। ठीक ना, तो चलिए ठीक है। किसी का कोई सवाल? हरिओम, कोई सवाल? नहीं ठीक है, आज कम से कम बातचीत तो हुआ, कुछ बोल पाए। और कोई बोलिए, किसी का कोई सवाल हो? अगला आज अगला कब होगा और उसका टॉपिक देख, बता दीजिए, क्योंकि डेली हमको मालूम डेली, नहीं है। हाँ डेली क्लास होती है। कल किसका, मुस्कान की है ना? हाँ, ये है। हाँ, तो आप कल लिंक टेलीग्राम पे जुड़ जाइए तो लिंक रोज मिल जाएगा। कल कल देखिए। का मैं टॉपिक भक्ति काल पे बात मैं भक्ति काल पे बात कर रही हूँ, तो कल भक्ति काल में वेधारा और मैं सवाल दी थी, तो जो लोग सवाल करके आएंगे उसी सवाल पे बात होगी। तो देखिए इसमें क्या है। आज तुम नोट कर दो, नोटिस डाल दो। सोमवार, सुनो ना, सोमवार और बुधवार को मैं लेता हूँ, मंगलवार को छुट्टी होती है। या कोई और हरिओम या कोई और बोलना चाहे तो मंगलवार को बोल सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार आप को भी बोल सकती हैं। हाँ, हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। गुरुवार और शुक्रवार को मुस्कान, और शनिवार और रविवार को निखिल पांडे हैं, वो बोलते हैं। निखिल पांडे के बारे में बता देता हूँ। वो जेआरएफ है और अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए समाप्त किया जाए यहीं पे। इसको यूट्यूब में भी अपलोड, ये यूट्यूब में भी अपलोड होता है, तो किसी को अगर रिवीजन करना है तो वहां से भी कर सकते हैं आप। कल का टॉपिक कहाँ से मिलेगा मुझे? हाँ, वो मुस्कान में बताएगी। मेरा जो सोमवार को होगा अगला दिन, तो वो उसमें अ, जयशंकर प्रसाद हाँ, टॉपिक जयशंकर है। प्रसाद ठीक कहानी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। और ठीक ठीक ठीक। प्रेमचंदोत्तर युग को शुरू कर देंगे, जिसमें हम लोग कुछ दर्शन को भी पढ़ेंगे। अच्छा, आज कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा, जो छूट रहा है उसको अच्छा अगले दिन देखेंगे। ठीक ना, अगले दिन जो मेरा होगा, तो हाँ, तो ठीक है, तो वही सब देखेंगे। कुछ वो जीन पॉल सार्त्र, उसके बाद फ्रॉयड सिद्धांत, ये सब, इन सब के सिद्धांतों के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक ना, धीरे धीरे इस तरह बढ़ेंगे। चलिए समाप्त किया जाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।